ये जितने भी एग्जिट पोल हैं, जी। मुझे तो इनमें से किसी का एग्जिट पोल अभी तक समझ में नहीं आया है क्योंकि अगर ये एग्जिट पोल सही हैं हम्म। तो फिर इसका मतलब कि जो जमीनी हालात हैं वो कुछ अलग है, जो सब किसी को नजर नहीं आ पाए और इन्हीं एग्जिट पोल वालों को नजर आए हैं। दरअसल एग्जिट पोल का फार्मूला है, एग्जिट पोल होता कैसे है। एग्जिट पोल का एक पूरा फार्मूला है। एग्जिट पोल का फार्मूला ये है कि जब कोई भी मतदाता वोट करके बूथ से बाहर निकलता है, उसी समय उसकी प्रतिक्रिया ली जाती है और उसी समय उससे पूछा जाता है कि भाई आपने किसको वोट दिया। अगर उसने सही बात बता दी तो ठीक है। कई बार एग्जिट पोल सही होते रहे हैं, लेकिन 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें सारे चैनल, चूंकि मोदी जी ने कह दिया था कि 400 पार, तो सारे चैनल 400 पार का नारा देने लगे एग्जिट पोल में। लेकिन क्या कोई 160 सीट कम हो जाएगी ये किसी ने सोचा था? नहीं सोचा था। तो इस नाते इन एग्जिट पोल पर एक तरीके से ठीक है, एक चर्चा आज हो रही है। एक चर्चा आज हो रही है, 14 तारीख को भी चर्चा होगी। आज एक दिन पहले, आज वोटिंग समाप्त हुई है तो एक बार चर्चा हो रही है, तो सब लोग, कुछ लोग खुश हो रहे हैं, कुछ लोग दुखी हो रहे हैं कि एक बीजेपी को थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा और जेडीयू को भी अच्छा लग रहा होगा। तेजस्वी यादव, कांग्रेस और लेफ्ट के लोगों को थोड़ा दुखी हो रहे होंगे कि भाई देखिए हमारे इतनी मेहनत के बाद ये सीटें क्यों नहीं आ रही हैं। लेकिन देखिए, जो ग्राउंड की रिपोर्ट है, जो ग्राउंड की स्थिति है, उसको हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा। बिहार में चुनाव क्या किसी सरकार को बचाने के लिए हो रहा था? क्या पब्लिक इसके लिए वोट कर रही थी? इतनी बड़ी तादाद में 8% 9% वोट ज्यादा कर रही है इसलिए कि हमको नीतीश कुमार सरकार को बनाए रखना है, या नीतीश कुमार सरकार को हटाने के लिए वोट कर रही थी? वहां बिहार में 17 चुनाव अब तक हो चुके हैं। 17 चुनाव में जब कभी भी 5% से ज्यादा वोट का इंक्रीज हुआ है तो सरकार चली गई है। 2005 में जब लालू एरा खत्म हुआ, लालू राबड़ी का, उस समय 16.1% का डिक्रीज हुआ था वोट। लेकिन वोट तो डिक्रीज हुआ था, उसी समय जो सिस्टम था हमारा बैलेट का, वो बैलेट से हम ईवीएम पर आए थे, तो इस वजह से हो सकता है डिक्रीज हो गया हो। लेकिन उस समय लालू राज खत्म हो गया था। उसके बाद कभी 1.5%, कभी 2.5%, कभी 4% का वोट इंडिया, जो एनडीए है, उसको मिलता रहा, उसको ज्यादा मिलता रहा है। लेकिन 5% कभी क्रॉस नहीं किया है। और पहली बार इतनी बड़ी तादाद, वैसे 16% का डिक्रीज हुआ था 2005 में, वो भी एक ऐतिहासिक टर्नआउट था। और इस बार भी ऐतिहासिक टर्नआउट हुआ है, बिहार के इतिहास में शायद पहली बार 8.5% से ज्यादा का। आज का हमको लगता है डेटा उससे ज्यादा भी जाएगा। अच्छा। क्योंकि अभी, हाँ, क्योंकि अभी फाइनल आया नहीं है, मुझे लगता है कि ये 70% के आसपास का जाना चाहिए। तो आखिर किस लिए लोग वोट कर रहे हैं? पब्लिक किस किस मुद्दे पर वोट कर रही है? क्या बेरोजगारी पर वोट कर रही है? क्या रुपए जो 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में दिए गए हैं, क्या उस मुद्दे पर एक बार दिया गया है? क्या इस मुद्दे पर वोट किया जा रहा है? ये सब सारी चीजें हैं। लेकिन एक बात यहाँ ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि कोई माँ का जो बेटा होगा, अगर वो ये कहेगा कि चूंकि पुरुष प्रधान हमारा समाज है, और जी। जो गांव की जो महिलाएं होती हैं वो बिना अपने पति, बेटे या देवर या ससुर से पूछ करके ही वोट देती हैं। मुझे नहीं लगता है कि गांव की कोई महिला अचानक चली गई और घर वाले जो है किसी दूसरी पार्टी को वोट दिए, और महिला गई, नहीं नहीं, कही हम तो 10,000 पाए हैं तो 10,000 वाले को वोट देंगे। ऐसा होता नहीं है। मुझे 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 ऐसा तो समझ में नहीं आया। तो क्या अगर कोई लड़का ये कहेगा कि भाई अगर तेजस्वी आते हैं तो हमको नौकरी मिल जाएगी, तो उसकी माँ तेजस्वी को वोट देगी कि 10,000 रुपया जो पाई है उसको वोट देगी? ये बातें बहुत माइन्यूट हैं जिसको हमको समझने की जरूरत है। लेकिन एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल बहुत सारी कंपनियां करती हैं, हमने भी एग्जिट पोल कराया एआई के जरिए। तो एआई के जरिए जो भी एग्जिट पोल हो रहा है उसमें हमारा जो एग्जिट पोल हमने जो कराया था जी। उसमें आया कि दोनों के बीच, जो इंडिया गठबंधन और बीजेपी, दोनों के बीच दोनों के बीच बहुत मामूली अंतर है, बहुत ही मामूली अंतर है।
और वो मामूली अंतर चेंज हो सकता है। क्यों चेंज हो सकता है कि जब हम एआई से कोई डेटा लेते हैं तो आप ये जान लीजिए कि एआई वही वर्क करता है जब जो हम सोशल मीडिया पर डालते हैं। सोशल मीडिया क्या, जब हम यूज करते हैं, जब हम कुछ लिखते हैं सोशल मीडिया पर, उसी को जी एआई एक्सेप्ट करता है और उसी के आधार पर वो मतलब ये डेटा डेटा देता है। तो एआई का बहुत ज्यादा मैं उसे सही नहीं मानता हूं। जैसे ये दोनों के बीच 125 जो इंडिया है 92 से 125 सीट एआई बता रहा है, और जो एनडीए है वो 118 से 140 सीट, दोनों के बीच बड़ा मार्जिनल अंतर है। और ये मैं अभी मतलब जब मैं बैठा था, यहाँ बैठा हूँ, इससे पहले मैं एक चैनल पर बैठा था, उससे पहले मैंने बोला था, जो हमारी टीम थी वो कर रही थी, हमारी टीम या बंबई से काम करती है, तो उनको मैंने बोला था तो वो कर रहे थे, वो अभी तुरंत उन्होंने भेजा है। तो ये बड़ा मार्जिनल अंतर है, उन्होंने खुद मुझे लिख करके भेजा है कि ये इतना कम मार्जिन है कि ये कभी भी बदल सकता है, क्योंकि हमारा जो रीच है, हमारी जो पहुंच है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रज्ञा जी, उन तक प्रज्ञा है। जी, मैं माफी चाहूंगा, रोकना चाहता हूँ। प्रज्ञा जी, एक डेटा हमारे पास आया है और इस डेटा को एक बार की देखते हैं कि इसमें आरजेडी की कितनी क्लियर सीटें हैं फर्स्ट फेज के अंदर। आवाज आ रही है प्रज्ञा जी? जी जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बोलिए भरत जी। पहले फेज के अंदर आरजेडी की कितनी सीटें क्लियर हैं? जैसे सारण जिला है, अब इसमें 10 सीटें हैं। मैं एक एक सीट क्लियर करके दिखाना चाहता हूँ उल्टा चश्मा यूसी के दर्शकों को, क्योंकि उल्टा चश्मा यूसी पर जब आप आए हैं तो क्या दिख रहा है, क्या हो रहा है, जितना जितना ये डेटा दिखाई दे रहा है उसमें क्या है, सहमत होना ना सहमत होना अलग बात है। देखिए, एकमा की सीट, सारण जिला ले लीजिए, 10 सीटें हैं वहां पर। एकमा जो है आरजेडी की सीट ये क्लियर बताई जा रही है। मांझी सीपीआईएम की सीट ये बताया जा रहा है कि यहां से निकल सकती है। बनियापुर से आरजेडी क्लियर है, तरैया से आरजेडी क्लियर दिखाई देती है, और मंढौरा से आरजेडी क्लियर दिखाई देती है, छपरा से आरजेडी क्लियर दिखाई देती है, गरखा से आरजेडी क्लियर दिखाई देती है, अमनौर से आरजेडी क्लियर दिखाई देती है, परसा में आरजेडी क्लियर दिखाई देती है, सोनपुर में आरजेडी क्लियर दिखाई देती है। ये सारण जिले की 10 सीटें हैं प्रज्ञा जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारण जिले की सीटें हैं। ये जो पूरा बनाया गया है, ये जो अनुमान लगाया गया है, ये अनुमान बिहार के पत्रकारों के साथ में बैठकर लगाया है वहां के पत्रकारों ने, और उन्होंने ये भेजा है कि भैया हमारा ये डेटा जरूर पढ़िए, जरूर दिखाइए कि अनुमान क्या कहता है बिहार के पत्रकारों का। बेगूसराय में 7 सीटें हैं, अब उसमें से स्क्रीन पर कुछ दिख नहीं रहा है भरत जी, कि मुझे ही नहीं दिख रहा है, ऐसा है क्या? स्क्रीन पर कुछ नहीं दिख, नहीं, वो स्क्रॉल कीजिए, अभी नहीं दिख रहा, ब्लैक आ रही है स्क्रीन, महा एग्जिट पोल लिखा हुआ है ऊपर। हाँ 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 हाँ, हो सकता है कोई नेटवर्क इशू हो केपी मलिक सर में भी इसकी वजह से। लेकिन भरत जी जो आंकड़ा दिखा रहे थे, ये आंकड़ा वही है जो बिहार के और तमाम जो जमीनी पत्रकार हैं उनके साथ मिलकर के जो एक आंकड़ा निकाला गया है, ये उनका आंकड़ा है। अभी भरत जी उसके बारे में बताएंगे, लेकिन केपी मलिक सर एक चीज मैं ये बहुत क्लियरली समझना चाहूंगी, एकदम सीधी बात, कि आपको क्या लग रहा है कि ये जो एग्जिट पोल आया है आपकी नजर में कितना सही है? देखिए, मैं तो पहले ही कह चुका हूं आपको कि ये एग्जिट पोल तो जो पैसा लिया है उस पैसे को जस्टिफाई करने के लिए है और सत्ताधारी दल को खुश करने के लिए है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं। एक मिनट, मुझे लग रहा है भरत जी वो आंकड़ा ले आए हैं। सॉरी सर, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू। अभी मैं फिर से आपके पास आऊंगी, और देवकी नंदन सर भी अपनी बात कह रहे थे तो उनकी पूरी बात सुने बिना मैं जाने नहीं दूंगी। भरत जी, आप ये बेगूसराय जिला की बात कर रहे थे, बेगूसराय जिला की 7 सीटें। हाँ, मैं प्रज्ञा जी जल्दी से ये आंकड़ा बता देता हूँ। आप ये ऑडिबल है और दिखाई दे रहा है? ऑडिबल है और दिखाई दे रहा है? दिख रहा है, बिल्कुल बोलिए, आप फटाफट बोलिए। अगर ना दिखे तो बताइएगा, क्योंकि संसाधन नहीं है जो है उस हिसाब से। ये बेगूसराय, इससे पहले सारण जिला दिखाई दिया था, सारण जिला। जी, सारण देख लिया। सारण जिले की ये 10 सीटें हैं। अब इसमें एक बेगूसराय जिला है, यहाँ पर चेरिया, बरियारपुर, बछवाड़ा और घेतरा और मटिहानी और साहेबपुर कमाल, बेगूसराय। अब यहाँ पर कौन कौन जीत रहा है वो या जीत सकता है वो यहाँ पर बनाकर दिखाया गया है। चेरिया बरियारपुर आरजेडी और बछवाड़ा कांग्रेस, तेजघर
तेजघर, सीपीआई मटिहानी, आरजेडी अच्छा, साहेबपुर। टक्कर पे लिखी हुई है कि बछवाड़ा में टक्कर होगी, और बकरीद हाँ, में लिखा हुआ है कि मामूली बढ़त हो सकती है, सीपीआईएमएल को मामूली बढ़त हाँ, मिल सकती है। बाकी तो जो क्लियर ये क्लियर क्लियर दिखा रहा है। मामूली बढ़त वाली जो सीटें हैं, चलिए ये मान लेते हैं कि ये नहीं मिलेंगी बिहार के पत्रकारों के हिसाब से, बिहार के जमीनी पत्रकारों, क्योंकि प्रज्ञा जी होता क्या है कि जो जमीन पर खाटी पत्रकार है उनके पास ऐसा संसाधन नहीं होता है कि वो मार ताम झाम के साथ और एक बैनर के साथ और अपनी वेबसाइट के साथ जमीन पर उतर कर आए। वो तो वैसे ही गिनाते हैं, भैया देखो उंगली पर हमारा जो है वो ऐसा है कि ये सीट, तो उनके साथ में जो ये बनाया गया है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो ये बेगूसराय जिले की 7 सीटें हो गई। गोपालगंज जिला जो है वहां पर 6 सीटें हैं। अब उसमें क्या मानना है पत्रकारों का, वहां मानना है बैकुंठपुर में जो है वो भारतीय जनता पार्टी क्लियर है, बैकुंठपुर सीट गोपालगंज की। और बरौली की जो सीट है वहां पर जेडीयू क्लियर है। गोपालगंज की जो सीट है प्रज्ञा जी, बीजेपी क्लियर है वहां पर। और कुचायकोट जेडीयू क्लियर है। भोरे जो एससी सीट है सीपीआई सीपीएमएल क्लियर है। हथुआ में आरजेडी क्लियर है। तो गोपालगंज में आप देखिए 6 सीटें हैं और 6 सीटों में आरजेडी एक लेकर के जा रही है और उनमें से बाकी एक लेकर के जा रही है और सीपीआईएमएल, यानी महागठबंधन को 2 मिल रही हैं 6 में और 4 उधर जाती हुई दिखाई दे रही है। उससे ऊपर का आपने खगड़िया देखा, उससे ऊपर समस्तीपुर देखा, वैशाली देखा और सीवान नहीं, ज्यादा नीचे आ गए प्रज्ञा जी। जस्ट सेकंड मुझे समय दीजिएगा, जस्ट सेकंड प्रज्ञा जी। बेगूसराय आपने देखा, गोपालगंज आपने देखा, गोपालगंज, हाँ ये गोपालगंज बैकुंठपुर की सीट जो है बीजेपी क्लियर है। गोपालगंज में 6 सीटें हैं। बरौली में जेडीयू क्लियर है। कुचायकोट जेडीयू, गोपालगंज क्लियर है। भोरे में सीपीआईएमएल और आरजेडी। हथुआ 2 सीटें 6 में चार जा रही हैं ये आपकी एनडीए को, और 2 सीटें आ रही हैं इधर गोपालगंज की। गोपालगंज से आगे बढ़ते हैं मुजफ्फरपुर में 11 सीटें हैं यहाँ पर। गाय घाट में आरजेडी को जा रही है, औराई बीजेपी को जा रही है, मीनापुर आरजेडी को जा रही है, बोचहा आरजेडी को क्लियर दिख रही है। सकरा कांग्रेस को जाती हुई दिख रही है। कुढ़नी आरजेडी को जाती दिख रही है। मुजफ्फरपुर कांग्रेस को जाती दिख रही है, कांटी आरजेडी को, और बरुराज बीजेपी को क्लियर जाती थी, पारू आरजेडी को और साहेबगंज बीजेपी को। तो 1 2 और 2 3 सीटें मुजफ्फरपुर में, 11 में से 3 सीटें यहां पर बीजेपी को जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बाकी पर गठबंधन, 11 में से 3 चले गए और बाकी की जो सीटें हैं उनमें गठबंधन बाजी मारते हुए यहां पर दिखलाई दे रहा है जमीनी पत्रकारों के हिसाब से। बाकी क्या है भगवान जाने। दरभंगा में देखिए 10 सीटें हैं। अब सीटों के नाम समेत लिख करके लोग ये बता रहे हैं और दे रहे हैं। जैसे कुशेश्वर स्थान है, एससी ये सीट है, जेडीयू यहां से क्लियर स्क्रीन ब्लैक हो गई है, स्क्रीन ब्लैक हो गई है और हाँ स्क्रीन ब्लैक हो जाए, कुछ समस्या आ जाती है प्रज्ञा जी, हमें लगता है कुछ। हाँ। आप मुजफ्फरपुर दिखा रहे थे, मुझे लग रहा है दरभंगा दिखा रहे थे, मुजफ्फरपुर दिखा रहे थे। बस जस्ट सेकंड दीजिए प्रज्ञा जी, मैं ठीक करवाता हूँ उसको। हाँ ये है आपके सामने, देखिए आगे दिख रही है, ऑडिबल है और दिखाई दे रही है। दरभंगा की 10, हाँ ठीक है। हाँ ये है ना, दरभंगा पे थे हम लोग, दरभंगा। तो यहाँ पर जेडीयू को क्लियर है कुशेश्वर और आरजेडी को गौरा बौराम। बेनीपुर जेडीयू जा रही है, अलीनगर आरजेडी को जा रही है क्लियर। ये अलीनगर वही सीट है क्या, मैथिली ठाकुर वाली। और ये दरभंगा ग्रामीण जो है प्रज्ञा जी, ये आरजेडी को जा रही है। दरभंगा में वीआईपी लेकर के जा रही है, टक्कर बताई जा रही है इसके ऊपर। अब टक्कर को चलिए मान देते हैं कि उधर चला जा रहा, मान लेते हैं एक बार। टक्कर बताई जा रही है। हाया घाट जो है वो आरजेडी की सीट यहाँ पर बढ़त बताई जा रही है, क्लियर नहीं बताई जा रही है। और बहादुरपुर जो है वो जेडीयू क्लियर है, केवटी आरजेडी क्लियर है और जाले बीजेपी क्लियर है। तो दरभंगा की इन 10 सीटों पर आप देखेंगे तो जेडीयू को जाते हुई 4 सीटें दिखलाई दे रही हैं, ऊपर की 3 और नीचे से तीसरी एक है बहादुरपुर, ये 4। बाकी को 10 में से 4 इधर गई
और 6 और एक 5 एक बीजेपी को जा रही है, तो लगभग आधे आधे पर है। और जिन सीटों पर टक्कर है ये भी उधर डाल दीजिए तो 6-4 की टक्कर यहाँ पर आपको दिखलाई दे रही है। और नीचे आएंगे तो सहरसा जिले पर पहुंचते हैं हम। तो सहरसा में आप देखिए 4 सीटें हैं। सोनबरसा जो है एससी सीट है, जेडीयू को यहाँ पर क्लियर बताया जा रहा है सोनबरसा के भीतर। ऑडिबल है सब? ऑडिबल है? बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, कोई दिक्कत परेशानी आप बता दीजिएगा प्रज्ञा जी, बता दीजिएगा। मैं एक एक सीट क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ प्रज्ञा जी, एक एक सीट क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ। ये सहरसा जिला है, 4 सीटें हैं यहाँ पर। 4 सीटें, हाँ 4 सीटें, हाँ 4 सीटें हैं। और इन 4 सीटों में 3 जा रही हैं एनडीए को, जिसमें सोनबरसा जेडीयू जा रही है, क्लियर है। और महर्षि जेडीयू जा रही है, महर्षि जो है वो जेडीयू जा रही है, क्लियर है। और सहरसा बीजेपी को जा रही है, सोनबरसा बीजेपी को जा रही है। एक बख्तियारपुर है सिमरी जो आरजेडी को क्लियर जा रही है। यानी सहरसा की 4 सीटें हैं जिले में, जिसमें एक जेडीयू को जाती हुई दिखलाई दे रही है। मधेपुरा जिला है, 4 सीटें हैं यहाँ पर, जिसमें आलमनगर जेडीयू को जा रही है, बिहारीगंज जेडीयू को जा रही है, सिंहेश्वर एसटी सीट है आरजेडी, दो उधर दो इधर, ठीक, दो उधर दो उधर। यहाँ तक हम आ चुके हैं मधेपुरा तक। यहाँ कहीं भी प्रज्ञा जी इतनी सीटों में जो हमने आपको दिखाई हैं, इतनी सीटों में कहीं भारतीय जनता पार्टी का वो प्रचंड वो वेग आप नहीं देख पा रही होंगी, जो प्रचंड वेग आपको गोदी मीडिया के ऊपर दिखाई देता है। अब सीवान जिले पर आ जाइए, सीवान में 8 सीटें हैं। यहाँ आरजेडी सीवान में क्लियर दिखाई दे रही है। सीवान की जो सीट है, जीरादेई जो सीट है वहां पर लेफ्ट लेकर यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे रही है, क्लियर है। और दरौली की जो सीट है वहां भी सीपीआईएमएल क्लियर दिखाई दे रही है। रघुनाथपुर आरजेडी तेजस्वी खुद लड़ रहे हैं, वहां से क्लियर दिख रहा है। और दरौंदा की जो सीट है वहां बीजेपी क्लियर दिख रही है। राघोपुर है उनकी, तेजस्वी की, ये रघुनाथपुर है। यहाँ से ओसामा लड़ रहे हैं प्रज्ञा जी मेरे ख्याल से। ओसामा उनके बेटे, शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा लड़ रहे हैं यहाँ से। दरौंदा बीजेपी को निकलती दिख रही है। दरौंदा बीजेपी क्लियर है, और बरहटिया आरजेडी क्लियर है, और गोरिया कोठी बीजेपी क्लियर है, और महाराजगंज आरजेडी क्लियर है। तो सीवान जिले में भी देखिए कोई जादू दिखाई नहीं दे रहा है। बीजेपी की 2 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं 8 में से, बाकी की 6 महागठबंधन ले जाता हुआ दिखलाई दे रहा है। अगला जिला आ जाइए वैशाली। जो भी लोग देख रहे हैं यहाँ से वो कमेंट में अपनी सहमति या असहमति जो भी है वो दर्ज करा सकते हैं। अब वैशाली में जब आते हैं आप, तो वैशाली के भीतर 8 सीटें हैं, और 8 सीटों में प्रज्ञा जी आप देखेंगी तो 8 की 8 सीटों में एक पातेपुर की सीट है जहां बीजेपी को मामूली बढ़त दिखाई दे रही है। बाकी वैशाली जिले में ये राघोपुर की वो सीट है जहां से तेजस्वी लड़ रहे हैं, और बाकी की सारी सीटें जो है वो महागठबंधन की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। एक भारतीय जनता पार्टी की सीट पातेपुर छोड़ दे जहां पर मामूली बढ़त कही जा रही है, वो किधर भी जा सकती है या भाजपा जीत भी सकती है प्रज्ञा जी। समस्तीपुर, हाँ 10 जिलों में आता है। अब समस्तीपुर में आप देखेंगे तो कल्याणपुर की जो सीट है वो लेफ्ट को जा रही है, वारिसनगर जेडीयू को जा रही है, और इसके अलावा जितनी भी सीटें हैं उनमें से रोसड़ा बीजेपी को जाती हुई क्लियर दिख रही है। एक बीजेपी के लिए जा रही है रोसड़ा, और दूसरी जो है जेडीयू को जा रही है वारिसनगर। तो समस्तीपुर जिले की 8 सीटें यहाँ जेडीयू या महागठबंधन की तरफ जाती हुई आपको क्लियर दिखाई दे रही है। स्क्रीन के सामने आपके ये आंकड़ा है। अब एग्जिट पोल पर कहां से क्या आया है वो एग्जिट पोल वाले जानते हैं, लेकिन जमीन पर जो लोग ये भी बताते चलें, क्योंकि ये पहले चरण का है और तमाम पत्रकार और साथी जो है वो लिख करके अपने हाथों से बना करके ये डेटा एक एक सीट का जो है वो आपके सामने जो भरत जी ने आपको दिखाया है वो डेटा है। केपी मलिक सर, अब चलते चलते एक टिप्पणी मुझे आपकी एकदम क्लियर चाहिए। क्या लग रहा है आपको, एक आंकड़ा भरत जी ने बताया आपको जो पत्रकारों का बहुत ही अच्छे से विश्लेषण किया हुआ, एक एक सीट को एकदम रमने के बाद ये आंकड़ा आपके सामने आया है, और दूसरा एग्जिट पोल है जो तड़ातड़ी में आ गया है, बताइए। नहीं देखिए प्रज्ञा, ये तो साफ जाहिर है कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि ग्राउंड पर रिपोर्ट कुछ और है, और आंकड़े और पोल एग्जिट पोल जो दिखाए जा रहे हैं उसमें कोई बहुत ज्यादा सच्चाई नहीं, वो सब हवाई होते हैं। ये जिस प्रकार से भरत जी बता रहे हैं कि लोकल पत्रकारों ने भेजे हैं, स्थानीय लोगों ने भेजे हैं, तो इसमें काफी हद तक आपको सच्चाई नजर आएगी।
और बल्कि मैं तो आपको कहता हूं कि आप इसमें सीटें सारी निकाल के किस पे कौन बढ़त दिखाई दे रहा है, एक आंकड़ा भी आप निकाल सकते हैं कि कहाँ टोटल उसका करके आप एक रहे तो मोटा मोटी एक आइडिया हो जाएगा। और आप देखेंगे कि इसमें आपको सबसे ज्यादा सीटें आरजेडी की मिलेंगी, जो मैं देख रहा हूं। और मैं तो आपको लगातार पिछले कई दिनों से दावा कर रहा हूं कि आरजेडी नंबर 1 की पार्टी थी, नंबर 1 की पार्टी है, और उसके नतीजे इस बार बहुत अनोखे नतीजे आने वाले हैं। आश्चर्य करने वाले नतीजे आपको आरजेडी के दिखाई देंगे। एग्जिट पोल या भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहती रहे, हम उसके दबाव में, उस बातों में आके कुछ भी कह दें, ऐसा नहीं है। दूसरी बात आपको ये देखनी होगी कि लगातार जो हम जिक्र कर रहे हैं उनमें काफी हद तक आपको सच्चाई नजर आएगी। डिबेट अभी चलती रहेगी, अभी 3 दिन तक डिबेट चलनी है और ये आंकड़ों पर डिस्कशन होना है। तो मुझे लगता है कि जो आपके पास आंकड़ा है, इस पर विश्लेषण करके और इसका आकलन करके इस पे थोड़ा सा आप वो बनाइए ग्राफ, तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, देवकीनंदन सर, आपकी बात बीच में रुक गई थी, पहले तो अपने आप वो बात भी कंप्लीट कर लीजिएगा। और साथ ही साथ ये जो आंकड़ा आपके बगल में है, ये अभी पहली सीट, पहले चरण का है, लेकिन पहले चरण में भी वो चीज नहीं दिख रही है जो आज एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है। मतलब क्या दूसरे चरण में इतनी बढ़त ले ली कि एकदम ही मतलब हालत ही खराब कर दी, एकदम ही गर्दा उड़ा दिया? ऐसा थोड़ी ना हो सकता है सर, जमीनी हालात अलग है। और भरत जी बार बार कह रहे हैं कि आंकड़ा बिल्कुल अलग होगा क्योंकि रिजल्ट 14 तारीख को ही आएगा, जनादेश तो 14 तारीख को पता चलेगा। आपका क्या कहना है सर? नहीं, आंकड़ा अलग होना भी चाहिए, क्योंकि दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी और मुश्किल में थी पहले चरण के मुकाबले। अगर आप देखती हैं तो पहले चरण में बीजेपी का प्रदर्शन और एनडीए का प्रदर्शन अगर कुछ हद तक काफी ठीक रहा है, लेकिन दूसरे चरण में जो आज खत्म हुआ है इसमें और थोड़ा सा खराब हुआ है। तो अगर खराब हुआ है तो निश्चित तौर पर जो सीट है वो डिक्रीज करेगी, इंक्रीज तो नहीं करेगी। लेकिन अब डेटा में दिखाया जा रहा है और सारे डेटा जितने भी हैं, जितने भी एग्जिट पोल हैं, सब एक ही इर्द गिर्द घूम रहे हैं। सारे 150, 170, 180 तक कोई पहुंच गया है। आज तक जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी कई बार वहां पर चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन कभी भी ये 150 का डेटा कभी क्रॉस नहीं कर पाई है, 150 भी नहीं पहुंच पाई है। ये दोनों पार्टियां आज तक नहीं पहुंच पाई हैं। तो 20 साल के बाद नीतीश कुमार ने ऐसा कौन सा काम कर दिया है जिसकी वजह से पब्लिक एकदम पागल हो गई कि नहीं नहीं नहीं, इस बार बीजेपी और नीतीश कुमार को एक बार फिर जिताना है। और ये भी तब जब बीजेपी ने नीतीश कुमार को क्लियर कट चीफ मिनिस्टर का चेहरा नहीं घोषित किया है। नीतीश कुमार अगर और बीजेपी के बीच फ्रिक्शन भी नजर आ रहा था, ये सब लोग देख रहे थे। मोदी जी पटना में रैली रोड शो करते हैं, बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार उस प्रोग्राम में नहीं जाते हैं। तो इतना फ्रिक्शन होने के बाद भी अगर वोटर एकजुटता दिखा रहा है, पार्टियों में एकजुटता नहीं है लेकिन वोटर एकजुटता दिखा रहा है, तो ये थोड़ा सा चौंकाने वाली बात है। हो सकता है हमारी समझ थोड़ी कमजोर हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये डेटा जो अभी एग्जिट पोल का आ रहा है, ये एग्जैक्ट पोल में कन्वर्ट नहीं होगा। ओके, भरत जी आप क्या कहना चाहते हैं? चलते चलते जल्दी से अपनी टिप्पणी। मैं इसमें प्रज्ञा एक टिप्पणी जोड़ना चाहता हूँ प्लीज। और देवकीनंदन जी ने बहुत बढ़िया बताया, लेकिन उसमें एक चीज ये दूसरे तरीके से कह रहे हैं, मैं उसको दूसरे अलग तरीके से कहता हूँ कि जो फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी गई थी कुछ महीनों पहले, उसी के अनुरूप आंकड़े बना के, एग्जिट पोल के आंकड़े बना के डाल दिए गए हैं। उसमें ताजा हालात को देखते हुए तब्दीली नहीं की गई है। ये जो आंकड़े बनाए गए थे, ये जब नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते और सेटिंग गेटी शाम दाम दंड भेद होते, तब शायद हो सकता था इस तरह के कोई नतीजे आते। लेकिन उसमें जिस प्रकार से नीतीश कुमार अलग हुए, जिस प्रकार से सारी चीजें हमने देखी, उसके मुताबिक ये नतीजे बिल्कुल बदल गए हैं और ये तो कभी थे ही नहीं। लेकिन ये तो इसी प्रकार से है कि इस बार 400 पार, और 400 पार की स्क्रिप्ट आपने लिख दी है और जब धरातल पे जाते हैं तब आंकड़ा कुछ और दिखता है। वही आंकड़े अभी भरत जी ने पेश किए हैं। तो ये रटी रटाई स्क्रिप्ट है, लेकिन स्क्रिप्ट के अंदर जैसे आपने फिल्म बनाने के पहले एक स्क्रिप्ट लिखी है और उसमें कहा है कि इसके ये रोल अमिताभ बच्चन करेंगे, ये फलाना करेंगे, इसमें वो आएंगे, लेकिन बाद में जब फिल्म बननी शुरू हो जाती है तो कई लोगों के रोल बदल गए और कई लोग बीच में ही फिल्म छोड़ के चले गए। लेकिन हमारी स्क्रिप्ट वैसे ही चल रही है। ये ऐसी स्क्रिप्ट लिखी गई है जिसका पटापेक्स और पर्दाफाश आप 14 तारीख को देख लेंगे। जी भरत जी।
भरत जी कुछ बोलना चाहते हैं? जी देखिए प्रज्ञा जी, ये आंकड़े तो नहीं आने वाले हैं, जमीन पर जो दिखाई दे रहा है उससे बहुत अलग है ये आंकड़े, और बहुत अलग आपको 14 तारीख को रिजल्ट दिखाई देगा। और जो और एग्जिट पोल हैं, जो और लोगों के पोल हैं, वो क्या कहते हैं वो भी हम आपको दिखलाते रहेंगे, बतलाते रहेंगे। और इस एग्जिट पोल में कहाँ कहाँ क्या क्या अलग है, क्या क्या गलत है, वो भी हम लोग एनालिसिस करके उल्टा चश्मा यूसी पर आपको दिखलाएंगे। और एक एक सीट का आकलन शुरू होगा और वो आकलन उल्टा चश्मा यूसी पर आपको देखने को मिलेगा प्रज्ञा।